हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेएसएम स्टडीज़ ऑनलाइन में। तो पिछले लेक्चरों में हमने 2019 के 2 सेट पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम अपना तीसरा सेट शुरू करेंगे। तीसरा सेट होगा हमारा 346 FF। ठीक है, हम 12th क्लास की अनसोल्ड हल कर रहे हैं। ठीक है, केवल प्रश्न पत्र। तो इसमें जो हमारी समय सीमा हुई है 3 घंटा 15 मिनट। और जो ये नंबर मिलेंगे आपको इसमें 70 में से। ठीक है, नोट में देखते हैं क्या लिखा है। नोट में लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये जितने भी निर्देश दिए हैं आपको पेपर करने से पहले इन सभी को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। निर्देश में दिया है पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरे निर्देश में कहा है इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। खंड ए, खंड ब, खंड से, खंड द तथा खंड ई है। तीसरा निर्देश है खंड ए बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के है। चौथा है खंड ब अति लघु उत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। पांचवा है खंड से लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार के है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के है। छठा है खंड द लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड प्रकार के है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। इसके बाद जो हमारा 7वां पॉइंट है, 7वां निर्देश, इसमें क्या कहा, खंड य विस्तृत उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के है। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको चयन में केवल एक प्रश्न ही करना है, यानी इसमें आपको हर एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन दिए गए होंगे और उनमें से आप पे जो आता है वही क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये निर्देश आपको अच्छे से एक बार बोर्ड के पेपर को करने से पहले ये पढ़ लेने हैं, क्योंकि इनमें कभी कभी बहुत खास बातें भी लिखी होती है। ठीक है, तो खास बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो हमने अब तक 2 सेट 2019 के पूरे कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा तीसरा सेट शुरू होगा। तो चलिए देखते हैं तीसरे सेट का। हमारा है खंड ए। इसका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का है के। इसमें कहा है एक वृत्तीय चालक कुंडली में जब धारा 2 एम्पीयर से 18 एम्पीयर 0.05 सेकंड में बढ़ती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी EMF 20 वोल्ट हो जाता है। तो कुंडली का स्वप्रेरक ज्ञात कीजिए। इसे स्वप्रेरक भी बोलते हैं और स्वप्रेरण गुणांक भी बोलते हैं। तो इसमें हमें दिया गया है जो धारा है शुरू में कितना था 2 एम्पीयर और बाद में कितना हो गया 18 एम्पीयर, और इस बीच इसमें कितना समय लगा है 0.05 सेकंड का समय लगा है। और जो हमारा विद्युत वाहक बल है EMF वो कितना है 20 वोल्ट है। तो हमको स्वप्रेरक यानी L का वैल्यू बताना है। तो शुरू में हमें धारा दिया है 2 एम्पीयर, बाद में हमारी धारा हो गई कितनी 18 एम्पीयर। ठीक है, और जो हमारे धारा का अंतर कैसे देखें, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम कितना था 18 और प्रारंभ में कितना था 2 एम्पीयर, तो अंतर कितना होगा 18 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 16। और हमको समय अंतराल कितना दिया था 0.05 सेकंड का, और EM यानी विद्युत वाहक बल कितना दिया था 90 वोल्ट का। और हमें क्या निकालना था इसमें L यानी स्वप्रेरक निकालना था। तो L का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। L का फॉर्मूला क्या होता है, L बराबर E इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, और हमारा I कितना, हमारा E दिया था 20 वोल्ट और डेल्टा टी कितना दिया था 0.05, और जो हमारा डेल्टा आई का वैल्यू आया था वो आया था 16। हमने 4 से डिवाइड किया, 4 पंजा 20 और 4 चौक 16। तो ऊपर कितना हो गया 5 गुणा 0.05। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा भाई, नीचे हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमने क्या करा 5.05 की गुणा किससे कर दिया, 5 से, तो कितना आ जाएगा 0.25। ठीक है, हमने क्या करा पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटाने के बाद नीचे कितना आ गया 100। हमने 4 से 25 को डिवाइड कर दिया, 4 से 25 को डिवाइड करने के बाद कितना आ गया 6.25। और जो 100 है 100 को हम पावर के रूप में ऊपर ले गए। अब हमने क्या करा, यदि हम माइनस में पावर बढ़ाते हैं तो माइनस में पावर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम एक पॉइंट पीछे की ओर खिसका देते हैं। तो पॉइंट हमारा पीछे की ओर खिसक जाएगा। पॉइंट पहले कितना था 6.25, यदि हम इसे कर दे 62.5 तो हमारी माइनस में एक पावर बढ़ जाएगी। तो हमने यही करा, जो पावर है माइनस में बढ़ा दिया और ये जो पॉइंट है इसे कर दिया हमने 2 से बाद। ठीक है, तो कितना आ गया 62.5 गुणा 10 की घात -3 हेनरी, और इसका मात्रक क्या होता है स्वप्रेरण गुणांक का हेनरी। ठीक है, अब ये 10 की घात -3 है, इसे हम मिली भी लिख सकते हैं। मिली का मतलब भी क्या होता है 10 की घात -3। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 62.5 मिली हेनरी। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा, तो देख लीजिए सही विकल्प कौन सा है। सही विकल्प है ये पहला है हमारा 62.5 मिली हेनरी। ठीक है, तो सही विकल्प क्या होगा इसका 62.5 मिली हेनरी। देखिए दोनों में लिखा है मिली हेनरी, तो यहाँ पर क्या है, बस यहाँ पर है 62.5 और पहले दूसरे में क्या है 6.25। तो ये अंतर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ये बहुत बार पूछे गए हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा है, इसमें
आपको दिया है खे। इसमें कहा है म्यू जीरो और एप्सिलॉन नॉट जीरो का पावर दिया है -1/2। इसका मान बताना है क्या होता है। तो आपको ये संबंध सूत्र याद होना चाहिए। तो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, प्रकाश की चाल वो बराबर होती है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट की। ये क्या होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। और निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, अब ये क्या है, इसका वैल्यू आपको पता होता है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर तो यही आ गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पर देखिए इसको किया कैसे गया है, ये जो रूट है, रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी पावर के रूप में लिख सकते हैं 1/2। इसे यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर कैसे हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी पावर। ठीक है, अब जो ये है आपका, ये जो वैल्यू आया है एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट की पावर -1/2 किसके बराबर आया, सी के बराबर। और सी का मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, दूसरा। इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि इसमें कहा है किसी तार का विद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी विद्युत चालकता बताइए। ठीक है, तो तार का प्रतिरोध दिया है हमको और इसकी चालकता बतानी है। तो चालकता और प्रतिरोध में क्या संबंध होता है, चालकता जो होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। प्रतिरोध कितना दिया है 500, तो हमने क्या करा 1000 से ऊपर गुना कर दिया, 1000 से नीचे गुना कर दिया, कंजुगेट लगा दिया। 500 से डिवाइड करेंगे, कितने बार कटेगा, 2 बार। ठीक है, तो 2 बटा कितना हो गया 1000। तो 2/1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/1000 को हम लिख सकते हैं 0.02 ओम इनवर्स। ठीक है, मात्रा क्या होता है इसका, ओम इनवर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम है, इसमें क्या कहा है, रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित नहीं होता है। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उससे क्या उत्सर्जित नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणें और प्रोटॉन। जो आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ आपके 3 प्रकार के किरणें निकालते हैं। वैसे तो 2 प्रकार की कण निकालते हैं और 1 प्रकार का आपकी गामा किरणें निकालते हैं। तो इसमें क्या निकलता है, इसमें 3 प्रकार की किरणें निकलती है। वास्तव में कौन सी निकलती है, आपकी निकलती है गामा किरणें, बीटा किरणें और कौन सी भाई, अल्फ़ा किरणें। ठीक है, ये जो होते हैं आपके अल्फ़ा और बीटा, ये होते हैं पार्टिकल। ठीक है, अल्फ़ा जो होता है पॉजिटिव चार्ज वाला होता है और बीटा नेगेटिव चार्ज वाला होता है, और जो गामा होती है उदासीन किरणें होती है। ठीक है, तो ये तीनों तो निकलती है। कौन कौन सी, अल्फ़ा भी निकलती है, बीटा भी निकलती है और गामा भी निकलती है। तो क्या नहीं निकलता है, प्रोटॉन। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन नहीं उत्सर्जित होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य वाला कण कौन सा है। ये जो आपका पार्टिकल दिया है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और अल्फा कण है, ये सभी एक ही वेग से गतिमान है। तो इनमें से बताना है किसकी तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किसकी ज़्यादा होगी। तो जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होता है उसका फॉर्मूला होता है लैम्बडा बराबर h/p। ठीक है, लैम्बडा बराबर क्या होता है, h/p। इसको हम ले सकते हैं h/mv। ठीक है, वेग तो सभी का बराबर दिया गया है, यानी वेग से तो हमको कुछ लेना देना नहीं है। और जो h है ये क्या होता है, प्लांक नियतांक, इससे भी कुछ लेना देना नहीं है। जो आपका लैम्बडा है, लैम्बडा अनुक्रमानुपाती है, किसके है, लैम्बडा अनुक्रमानुपाती है 1/m के, यानी जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा उसी के लिए तरंग दैर्ध्य का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। तो जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है आपका, इलेक्ट्रॉन है और आपका प्रोटॉन है और अल्फा कण है। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इन सभी में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है, इसीलिए तरंग दैर्ध्य किसकी होगी सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन की। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इसका इलेक्ट्रॉन। ये पूछा था सबसे अधिकतम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य उसी की होगी जिसका द्रव्यमान भी सबसे कम होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन। ये संबंध आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 6 में कहा, वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकन प्राप्त कर लेता है। यानी आपने किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा, मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड है, आपने इसको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा, तो ये क्या हुआ, ये भी इसमें चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा इधर की ओर खिसक जाता है। तो ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ इनमें से आपके ऑप्शन दिए हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और दो चुंबकीय पदार्थ। तो सही आंसर क्या है इसका, प्रतिचुंबकीय। क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जब इन्हें हम किसी शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाते हैं या फिर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबक के क्षेत्र के विपरीत दिशा में ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, यानी का क्षण चुंबकित हो जाते हैं। क्षण का मतलब थोड़ा सा विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारा खंड चल गया है बे। ठीक है, खंड बे का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन का पहला है के। इसमें कहा है किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, यदि इसे मूल लंबाई से n गुना खींचा जाता है तो इस खिंचे हुए
नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। यानी इन्होंने क्या करा, एक तार लिया जिसका प्रतिरोध क्या था कैपिटल R, और इसे इसकी मूल लंबाई से n गुना खींच दिया। तो अब पूछ रहे हैं इसका प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, प्रतिरोध का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपका। प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है, रो एल अपॉन ए, ये क्या है क्षेत्रफल, रो एल अपॉन क्या है ए। तो इसके बाद देखिए जो आपका यहाँ पर क्या करा गया है, लंबाई बढ़ाई है। तो हम देखेंगे प्रतिरोध का और लंबाई का क्या संबंध होता है। जो प्रतिरोध है वो आपका लंबाई का क्या है, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो R अनुक्रमानुपाती क्या होगा, L। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या है, जो लंबाई था पहले L था और बाद में इसका लंबाई कितना कर दिया, n गुना का है ना साहब, n गुना इसकी लंबाई कर दिया जाता है। और जो आपका क्षेत्रफल होता है, प्रतिरोध और क्षेत्रफल में संबंध, तो देखिए क्षेत्रफल कहाँ रहा है, बेस में। ठीक है, तो यानी R क्या होता है, अनुक्रमानुपाती 1/a। तो जो हमने क्या करा, एक तार लिया, तार लेने के बाद इसे खींच करके इस तरीके से लंबा कर दिया। तो यदि इसका आयतन देखोगे और उसका आयतन देखोगे, आयतन तो बराबर ही होगा, बस आपने क्या करा, खींच दिया। ठीक है, यानी जितना इस तार का आयतन होगा उतना ही इस तार का भी आयतन होगा। तो यहाँ पर क्या करा, V1 बराबर V2, यानी दोनों का आयतन क्या रख दिया भाई, बराबर। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा लंबाई। ठीक है, पहले क्षेत्रफल क्या आता है A1, पहले लंबाई क्या आती है L1, बाद में क्षेत्रफल कितना हो गया होगा L2, लंबाई कितनी होगी इसकी L2 इसकी लंबाई हो गया, और A2 इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल। तो हमने क्या करा, L2 को तो L1 के बेस में लिया है, ये जो L2 था इसे यहाँ पर लिया है, और जो A1 था इसे यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए क्या बन गया, यहाँ से फॉर्मूला बन गया हमारा L1 बटा L2 बराबर क्या हो गया, A2 बटा A1। ठीक है, L1 बटा L2 बराबर A2 बटा A1। तो हमने क्या करा, फार्मूला लगा दिया, फार्मूला हमने लगा दिया दोनों तारों के लिए। R1 अनुक्रमानुपाती था L की। ठीक है, तो R1 क्या आएगा, L1 बटा R2 क्या आएगा, L2। ठीक है, A1 किसके व्युत्क्रमानुपाती था, किसके, क्षेत्रफल के। तो A1 कहाँ जाएगा, बेस में, और R2 के किसका था, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, तो A2 कहाँ जाएगा, ऊपर। ठीक है, अभी हमने निकाला A2 बटा A1 का वैल्यू कितना आया था, L1 बटा L2, तो हमने इसकी जगह पर रख दिया L1 बटा L2। इधर भी क्या आता है, L1 बटा L2। L1 ऊपर है दोनों ओर और L2 नीचे है दोनों ओर, तो इनका क्या हो जाएगा, गुना। तो इसका क्या आ गया, वर्ग। L1 बटा L2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। पहले आपकी लंबाई थी L, और बाद में लंबाई कितना कर दिया गया था, कर दिया गया था बाद में n गुना। ठीक है, तो L से L कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है, 1/n। 1/n का यदि स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/n स्क्वायर। ठीक है, 1/n स्क्वायर। हमको क्या निकालना था, बाद में प्रतिरोध कितना होगा, तो बाद में प्रतिरोध कितना होगा, यानी हमें पहले प्रतिरोध पता था R। ठीक है, बाद में प्रतिरोध निकालना था, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है R1 बटा R2 बराबर 1/n स्क्वायर। तो हम इसका गुणा इधर कर देंगे। ठीक है, तो R2 यानी बाद में हमें प्रतिरोध पता चल जाएगा, तो बाद में प्रतिरोध कितना हो जाएगा, हो जाएगा R2 बराबर n इंटू R1। ठीक है, और R1 का वैल्यू कितना दिया है आपको, R। तो यानी R2 बराबर कितना आ जाएगा, n स्क्वायर इंटू R। ठीक है, यानी इतना ओम इसका बाद में क्या हो जाएगा, प्रतिरोध। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये वाला सूत्र जरूर याद होना चाहिए। ये जो सूत्र दिया है, प्रतिरोध का और घनत्व का क्या संबंध होता है, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, और पता होना चाहिए जो लंबाई होती है वो जो प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, क्षेत्रफल होता है प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर दूसरा फॉर्मूला इसका ये वाला होता है R1 बटा R2 बराबर A2 बटा A1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, जो क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल में A2 ऊपर आता है और A1 नीचे आता है, और लंबाई जो होता है लंबाई में आपका L1 ऊपर आता है और L2 नीचे आता है, और दोनों का क्या होता है यहाँ पर स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूला आपको डायरेक्ट याद होगा तो पेपर में आपका समय बच सकता है, तो ये फार्मूला आपको याद रख लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या इसमें कहा है, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। स्वप्रेरकत्व कह दो या से स्वप्रेरण गुणांक कह दो, एक ही बात होता है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो फाई है, फाई क्या होता है आपका, चुंबकीय फ्लक्स होता है, और एन क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसमें कुंडली जो होती है, कुंडली के कितने फेरे होते हैं। ठीक है, फेरों की संख्या होती है, और आई क्या होती है, वैद्युत धारा। तो यानी चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या जो आपका एन और जो फाई है, इसे एक साथ मिला करके क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या जो होती है वैद्युत धारा के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती। यदि आप चुंबकीय फ्लक्स का वैल्यू घटाते हो और बढ़ाते हो तो प्रेरित वैद्युत धारा का मान भी घटता और बढ़ता है। ठीक है, अभी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, इसको हटाने के लिए यहाँ पर एक नियतांक आता है L। ठीक है, तो ये जो L है, L का यदि आप वैल्यू निकालेंगे तो आई कहाँ चला जाएगा, इनके बेस में। यानी फार्मूला क्या बन जाता है, फार्मूला बन जाता है L बराबर n फाई अपॉन आई। ठीक है, एक फार्मूला अभी आपने पढ़ा था, क्या था, E इंटू डेल्टा टी अपॉन
डेल्टा आई। ठीक है, एक फार्मूला ये रहा आपका। दूसरा फार्मूला क्या है आपका, एल बराबर एम फाई अपॉन आई। तो अब हमको क्या निकालना है, एल का परिभाषा निकालना है। एल का परिभाषा निकालने के लिए हमने क्या करा, आई जो है विद्युत धारा है उसको क्या मान लिया, 1 एम्पियर। ठीक है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा आपका, एन फाई बचेगा। तो देखिए परिभाषा क्या बनता है इसका, किसी कुंडली में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कुंडली के स्व प्रेरण गुणांक के बराबर होती है। यदि कुंडली में आप 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो कुंडली से बद्ध जितना भी चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या होती है वही क्या कहलाती है, स्व प्रेरण गुणांक कहलाती है, या वही स्व प्रेरण गुणांक के बराबर होती है। अब इसे देखिए किताब के हिसाब से भी एक परिभाषा देख लेते हैं। इसमें यही है, जो आपका एन फाई है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, विद्युत धारा की। अब हमने क्या करा, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दिया यहाँ से और क्या आ गया, नियतांक एल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है एल एक नियतांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा पूछा गया था स्वप्रेरकत्व क्या है, तो स्वप्रेरकत्व कह दो या स्वप्रेरण गुणांक कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो यानी अभी हमें एल की यदि परिभाषा निकालनी है, यानी एल का यदि वैल्यू निकालना है, तो आई जो एल का गुना है वो कहाँ चला जाएगा, एन फाई अपॉन आई बेस में। तो आई को हमने क्या मान लिया, 1 एम्पियर। तो आपका एल बराबर क्या बच गया, एन फाई। अतः देखिए क्या लिखा है, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, संख्यात्मक रूप से, यानी संख्या भी देखते हैं यहाँ पर, संख्या यानी क्या है, फेरों की संख्या, तो इसलिए लिख दिया संख्यात्मक रूप से। जबकि कुंडली में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, हमने क्या करता, बस 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या होती है वह के बराबर होती है। उन्होंने क्या करा, जो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व होता है वो संख्यात्मक रूप से कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होती है, जबकि कुंडली में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, दोनों ही परिभाषाएं बिल्कुल सही है, कोई सी भी आप परिभाषा लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कहा, निर्वात में एक आवर्त विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम, यानी चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम दिया है, इसे लिखते हैं हम बी नोट से। तो बी नोट बराबर क्या होता है, 510 नैनो टेस्ला में दिया है इसका वैल्यू। और तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम बताइए। तो देखिए आपको इसके लिए सीधा सीधा फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, जो निर्वात में प्रकाश की छाल होती है वो विद्युत क्षेत्र के आयाम और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम के अनुपात के क्या होती है, बराबर। ठीक है, अब हमको जो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दिया था वो दिया था 510 नैनो टेस्ला। तो नैनो को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁹। ठीक है, तो इसका 1 जीरो था, 1 जीरो कैसा था, ये प्लस का, हमने इसका 1 जीरो हटा दिया, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 10⁻8 टेस्ला। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, ई का यदि वैल्यू निकालना है तो हम बी की गुणा इधर कर देंगे ऊपर, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा ई बराबर सी इंटू बी जीरो। सी क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, इसका वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸ ठीक है। और ये कितना आया था आपका टेस्ला के अंदर आया गया था 51 × 10⁻⁸, प्लस माइनस पावर गुणा में क्या हो जाती है, कट जाती है। ठीक है, 51 की यदि 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 153। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ई नॉट बराबर 153 न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो मेन फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है मेन F/Q। ठीक है, F/Q होता है इसका मेन फार्मूला, तो इसीलिए इसका मात्रक भी क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कहा है, माइक्रोवेव का तरंगदैर्ध्य प्रकाश एवं इसको उत्पन्न करने वाले स्रोत का नाम लिखिए। जो माइक्रोवेव होती है उनको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म तरंगे। ठीक है, तो सूक्ष्म तरंगे जो है, सूक्ष्म तरंगों को उत्पन्न, इसके जो तरंगदैर्ध्य का प्रकाश होता है, यानी तरंगदैर्ध्य कहाँ से कहाँ तक होती है वो बताना है। तो देखिए हमने इसमें आपको थोड़ी सी चीज़ एक्स्ट्रा बताई है जो पेपर में पूछी गई है। सूक्ष्म या माइक्रो तरंगे, ठीक है, माइक्रोवेव्स भी बोलते हैं इनको। इसकी खोज किसने करी थी, खोज करी थी हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट ने। कब करा था, 1888 ईस्वी में। ठीक है, ये जो ऊपर लिखा है इतना, ये क्या है इसका, ये है तरंगदैर्ध्य प्रकाश। ठीक है, ये जो नीचे लिखा है ये क्या है इसका, आवर्ती प्रकाश। तो कभी कभी तरंगदैर्ध्य प्रकाश के स्थान पर आवर्ती प्रकाश भी पूछा जा सकता है। तो इसकी जो तरंगदैर्ध्य प्रकाश होती है लैम्बडा, वो कितनी होती है, 1 × 10⁻³ मीटर से 3 × 10⁻1 मीटर तक। ठीक है, और जो आवर्ती प्रकाश होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से 1 × 10⁻9 हर्ट्ज तक। इसके बाद इसमें पूछा है इसको उत्पन्न करने वाले स्रोत। तो इसको उत्पन्न कैसे करा जाता है, इसमें लिखा है, मैग्नेटॉन नामक निर्वातित नलिका में 2 लीटर धारा प्रवाहित करके। तो मैग्नेटॉन नामक एक निर्वातित नली होती है, जिसमें आप 2 लीटर धारा प्रवाहित करोगे तो कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है,
माइक्रोवेव तरंगें उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश में कहा है डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। जो डेविसन और जर्मर ने प्रयोग करा था उससे क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, तो देखते हैं। पहले डेविसन और जर्मर का जो प्रयोग था वो क्या था, इसमें लिखा है द्रव्य या द्विध्रुवीय तरंग दैर्ध्यों या द्विध्रुवीय तरंगों का प्रायोगिक प्रदर्शन। डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग, यानी जो द्रव्य है, ये जो द्विध्रुवीय तरंग दैर्ध्य है, इनकी तरंगों का प्रायोगिक रूप से जो प्रदर्शन किया था वो किसने करा था, डेविसन और जर्मर ने। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है कि द्रव्य या द्विध्रुवीय तरंगों का प्रायोगिक प्रदर्शन करने वाले वैज्ञानिकों का नाम बताइए, तो कौन कौन है, डेविसन और जर्मर। इसमें क्या लिखा है, डेविसन तथा जर्मर ने प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया कि द्रव्य कण गतिशील अवस्था में तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, द्रव्य कण का मतलब क्या है, वे कण जो बहुत सूक्ष्म होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, यदि इलेक्ट्रॉन को आप भेजते हो तो एक पुंज के रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाश पुंज या इलेक्ट्रॉन पुंज के रूप में चलता है, यानी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई प्रकाश ही चल रहा हो, यानी तरंग ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही हो। तो इसलिए लिखा है जो द्रव्य कण होते हैं जब वे गतिशील अवस्था में होते हैं तो तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, तथा जब द्रव्य कणों से संबंधित तरंगे किसी अवरोध के किनारे से टकराती है तो वे आंशिक रूप से मुड़ जाती है, और यही घटना क्या कहलाती है, आपकी विवर्तन। ठीक है, और इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि द्रव्य तरंगों के प्रकाश की भांति विवर्तन होता है। इसी से निष्कर्ष निकलता है कि द्रव्य तरंगों में प्रकाश की भांति विवर्तन होता है। तो प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला, प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि डेविसन और जर्मर जो आपके डी ब्रोगली ने बताया था, जो प्रकाश जो होता है वास्तव में आपका जो आइंस्टीन नामक साइंटिस्ट ने बताया था प्रकाश जो होता है वो आपका कैसे चलता है, छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों के रूप में चलता है। उन छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट होते हैं, उन छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट को हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटोन कहते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया था यदि ये किसी भी चीज़ से, यानी प्रकाश यदि किसी वस्तु से धातु से जाकर के टकराएगा तो लगातार एनर्जी नहीं देने का। ठीक है, ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में एनर्जी देता है, और हर एक पैकेट की जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है आपकी एच न्यू के बराबर। किसके बराबर होती है, एच न्यू। न्यू क्या है यहाँ पर, आवर्ती। एच क्या है, प्लांक नियतांक। ठीक है, तो यानी इससे निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष निकलता है जो द्रव्य तरंगे होती है वे प्रकाश की ही तरह कार्य करती है। ठीक है, यही निष्कर्ष निकाला था किसने, डेविसन और जर्मर ने। अगला क्वेश्चन है 6, इसमें कहा एक रेडियो पदार्थ की सक्रियता 25 दिनों में घटकर 1/8 रह गई है। पदार्थ की अर्ध आयु की गणना कीजिए, यानी आपको सक्रियता कहा है, सक्रियता जो होती है वो घट करके 25 दिनों में कितना रह गया, 1/8। ठीक है, तो हमें क्या बताना है इसमें, पदार्थ की अर्ध आयु। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला होता है टी, यानी जितना भी आपको समय दिया है, ठीक है, टी बराबर एन इंटू टी हाफ। टी हाफ क्या होता है, अर्ध आयु काल, जो हमें निकालना है। तो टी का वैल्यू कितना दिया है, 25 दिन। ठीक है, सक्रियता यानी आपको दिया है n/n0 का वैल्यू कितना दिया है, 1/8। इसको बोलते हैं सक्रियता। ठीक है, n/n0 का वैल्यू कितना दिया है, 1/8। ठीक है, तो 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का पावर 3। ठीक है, अब हम इसकी तुलना कर देंगे। तो तुलना किससे करते हैं, तुलना करने के लिए समीकरण होता है n/n0 बराबर 1/2 का पावर n। इससे तुलना करेंगे, देखिए यहाँ पर n लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, 3। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो हमें अब n का वैल्यू पता चल गया, हम इस वाला समीकरण में यहाँ पर रख देंगे। ठीक है भाई, तो हमारे पास टी का वैल्यू कितना था, 25, और n का कितना आया है, 3। तो टी हाफ कितना हो जाएगा, ये 3 चला जाएगा इसके बेस में, तो टी हाफ बराबर हो जाएगा 25/3 दिन। कितना हो जाएगा, 25/3 दिन। इसके बाद देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन खंड से, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है। इसमें कहा है 5400 तरंग दैर्ध्य का एक विकिरण एक धातु पर गिरता है जिसका कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा निरोधी विभव ज्ञात कीजिए, यानी इसमें हमें क्या बताना है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के लिए, और उसका निरोधी विभव बताना है कितना होता है। तो हमें यहाँ पर देखिए लैम्बडा दिया गया है, लैम्बडा कितना दिया है, 5400 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कार्यफलन यानी W कितना दिया है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और हमको काइनेटिक एनर्जी यानी E के बताना है, और निरोधी विभव यानी V0 बताना है। तो देखिए जो एनर्जी का फार्मूला होता है, एनर्जी का फार्मूला होता है हमारा E बराबर 12400 बटा तरंग दैर्ध्य, वो भी किस में होनी चाहिए, एंगस्ट्रॉम के अंदर। हमारा आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है,
अब जो हमें तरंग दैर्ध्य दिया है वो कितना दिया है 5400, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना बच गया 124/54। तो यदि हम 54 से 124 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। किसमें आ गया हमारा आंसर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या निकलेगी हमारी एनर्जी, वो भी किसकी एनर्जी निकली है, फोटोन की एनर्जी, क्योंकि फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है E बराबर H न्यू, ठीक है। तो फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, H न्यू की जगह हम लिख सकते हैं फॉर्मूला Hc/λ, ठीक है। या तो इससे कर लीजिए, आपका आंसर किस में आएगा, जूल में। यदि आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हैं तो फार्मूला होता है 12,400 बटा तरंग दैर्ध्य, वो भी किसमें, एंगस्ट्रॉम में। तो आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमने निकाल लिया जो प्रकाश आके गिर रहा है 5400 एंगस्ट्रॉम का, उसकी एनर्जी कितनी होगी 2.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे आइंस्टीन का समीकरण। तो देखिए आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है, आइंस्टीन का समीकरण होता है E के बराबर E माइनस W। E हमने अभी निकाला था, कितना आया था 2.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमको कार्यफलन किस में दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसीलिए हमने जो एनर्जी ली है वो भी किस में ली है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1.9 घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 0.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही क्या होगी हमारी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला E बराबर 0.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद हमें निकालना था निरोधी विभव। तो इसके लिए देखिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है E के, इसका फॉर्मूला क्या होता है EV। E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश। V नोट क्या होता है, निरोधी विभव, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस वाले फॉर्मूले में जो ऊपर था, इस वाले में हमने इसकी जगह क्या रख दिया E × V नोट, ठीक है। तो इधर क्या था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E से E कैंसिल, ठीक है। तो क्या बच गया आपका V नोट बराबर 0.39 वोल्ट। ये क्या होगा इसका निरोधी विभव, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा तरंग दैर्ध्य 5×10⁻⁷ मीटर के फोटोन की ऊर्जा का मान वोल्ट यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। इसमें एक फोटोन है जिसकी तरंग दैर्ध्य कितना दिया है 5×10⁷ मीटर। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी बतानी है। तो हम देखिए डायरेक्ट कर सकते थे, परंतु ये आपका क्वेश्चन है 2 नंबर का, ठीक है। यदि 2 नंबर का तो इसमें यानी आपको फॉर्मूला सिंपल वाला लगाना पड़ेगा। क्या होगा फॉर्मूला E बराबर Hc/λ। बहुत सारे क्वेश्चन हमें नंबर देख करके भी करने पड़ते हैं, ठीक है। कितने नंबर का है तो हमें किस तरीके से करना पड़ेगा। अभी 2 नंबर का है तो इसलिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा Hc/λ। H क्या होता है, प्लांक नियतांक, इसका वैल्यू होता है 6.62 × 10⁻34, ठीक है। इसके बाद C क्या है, प्रकाश की चाल, इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸, ठीक है। और लैम्बडा हमें यही था 5×10⁻⁷। तो हमने क्या करा, पावर ऊपर लेगी, पावर ऊपर ले जाए कैसी होगी, प्लस की। ऊपर कितना हो जाएगा भाई 3 की और 6.62 की आपस में गुणा कर दिया। पावर कितनी थी यहाँ पे -34, तो ये क्या है +8। तो कितनी बचेगी घटाने के बाद -26, और प्लस क्या सी है 7, ठीक है। तो हमने इन दोनों में गुणा कर दिया ऊपर वालों की 6.62 × 3, तो इसकी गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा 19.86। यहाँ पावर कितनी है -26, यहाँ कितनी है +7। तो घटाने के बाद कितना बचेगा -19 पावर, ठीक है। ऊपर कितना आ गया 19.86, 19 से कितना आ गया 5। तो हमने इससे डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा आंसर 3.972 × 10⁻⁻19 जूल। तो ये आंसर किस में आया आपका जूल में। और इसमें हमसे पूछा था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए आंसर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखो फॉर्मूला होता है, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए आपको क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मूल आवेश है उसे डिवाइड कर देते हैं। तो हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, इसी से कर दिया डिवाइड। -19 से -19 कैंसिल हो जाएगी पावर। ऊपर कितना बचा 3.972, ठीक है। और बटे में कितना 1.6। यदि हम इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.4825, ठीक है, 2.4825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गैस में कहा पार्सल में दिखाए गए विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। 2 पॉइंट दिया है, पहला ज्ञात करना है प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश और बिंदु A व B के बीच विभवांतर, यानी ये पॉइंट है A और B, इसके बीच में बताना विभवांतर, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको प्रतिरोध दिया है ये R1 ये R2, ठीक है। और इसे हमने मान लिया अपने पास से R3, और जो बैटरी जुड़ी है वो जुड़ी है 12 वोल्ट की। ऊपर जो संधारित्र है C1 और C2, ठीक है। ये दिया है 1 माइक्रोफेड और ये दिया है 2 माइक्रोफेड का। R1 प्रतिरोध था 3 ओम और R2 था 6 ओम। तो इसको देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। इसमें हमने क्या करा,
सबसे पहले हम देखेंगे जो परिपथ है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखिए इसमें धारा इस तरीके से प्रवाहित होगी, इस तरीके से विद्युत धारा चलेगी और इस तरीके से विद्युत धारा जाने के बाद और घूम करके नेगेटिव सिरे पर जाएगी। ऊपर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि ये क्या है, संधारित्र। संधारित्र में दो प्लेटें एक दूसरे के पास पास रखी रहती है। जब धारा यहाँ से चल के इस तरीके से पहुँचेगी तो आगे पास करने के लिए आपस में कनेक्शन ही नहीं है, तो इसलिए विद्युत धारा उधर वाली साइड को नहीं जाएगी, केवल विद्युत धारा इधर से इस तरीके से प्रवाहित होगी। ठीक है, तो इसमें हमें पता चल गया कि टोटल प्रतिरोध जो भी है ये सब के सब कैसे है, श्रेणी क्रम में। क्योंकि देखिए धारा इस तरीके से चली और जो तुम्हारा 1 ओम का प्रतिरोध है उसमें भी वही धारा है, 6 ओम में वही धारा है, 3 ओम में वही धारा है। तो सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे है समय श्रेणी क्रम में। तो इसलिए हमने श्रेणी क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। तो क्या लिखा है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, आर नेट बराबर R1 + R2 + R3। ठीक है, R1 कितना था 3, R2 कितना था 6 और R3 कितना था 1। तो टोटल कितना हो गया, 6 और 3 9 और 1 10। तो टोटल प्रतिरोध आ गया 10। अब देखेंगे परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी है। देखिए परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, ओम का नियम लगा देंगे। ओम का नियम होता है V = IR। तो हमें क्या निकालनी है, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/R। ठीक है, V का वैल्यू कितना दिया था, 12 वोल्ट की बैटरी थी और धारा कितनी आई 10 एम्पियर। तो हमारा विद्युत धारा कितनी आएगी, 1.2 एम्पियर विद्युत धारा। अब हम देखेंगे PQ के बीच विभवांतर। तो देखिए PQ कहाँ है, जो पॉइंट है आपका PQ के बीच हमें निकालना है पहले विभवांतर। क्योंकि जो हमारा PQ के बीच विभवांतर होगा वही संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर होगा। ये है पॉइंट मान लिया हमने P और ये मान लिया Q। ठीक है, तो इसके सिरों के बीच यदि हमें क्या देखना है विभवांतर, तो इसके सिरों के बीच देखेंगे कितना प्रतिरोध जुड़ा है। तो इसके सिरों के बीच प्रतिरोध जुड़ा है, एक तो 3 ओम का और एक 6 ओम का। तो टोटल कितना हो गया, 3 और 6 कितना हो गया 9। तो यानी 9 ओम का प्रतिरोध है और इनमें धारा कितनी बह रही है, धारा बह रही है 1.2 एम्पियर की। तो हम इसके सिरों के बीच में क्या निकालने की विभवांतर। तो देखिए विभवांतर कैसे निकालना, हमने फॉर्मूला लगा दिया V = IR। आई कितना था 1.2, वहाँ पर प्रतिरोध कितना है 9। ठीक है, तो इनकी गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, भरा निम्मा 108 यानी 10.8 वोल्ट हमें पता चल गया विभवांतर है। अब हमें पता चल गया जो विभवांतर है, ये जो विभवांतर है हमारा P और Q के सिरों के बीच, ये जो हमारे संधारित्र इन दोनों के श्रेणी क्रम में जो भी संधारित्र होगा तुल्य, उसके सिरों के बीच भी ये विभवांतर होगा। क्योंकि ये सब के सब कैसे है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में प्रतिरोध जो भी जुड़े होते हैं, संधारित्र और प्रतिरोध जो भी जुड़े होते हैं, उनके जो विभवांतर समांतर क्रम में कैसे होते हैं, समान। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर विभवांतर भी कैसा होगा, समान होगा। तो अब हमें पता चल गया कि जो हमारा C1 और C2 है, इन दोनों का जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जो संधारित्र होगा श्रेणी क्रम में, उन दोनों के सिरों के बीच में विभवांतर कितना होगा, जितना P और Q के सिरों के बीच में है। ठीक है, तो हमने क्या करा, फॉर्मूला लगा दिया आवेश का। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, Q = CV। तो C कितना होता है श्रेणी क्रम में, C1 × C2 और बटा C1 + C2। ठीक है, और इंटू V। विभवांतर हमने निकाल लिया था, कितना आया था हमारा, विभवांतर आ गया था हमारा 10.8 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा C1 कितना था 1 माइक्रोफेराड, C2 कितना था 2 माइक्रोफेराड और दोनों को जोड़ देंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, माइक्रोफेराड से माइक्रोफेराड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना बच गया 2/3 और बाहर क्या है 10.8। ठीक है, तो हमने इससे से डिवाइड कर दिया तो कितनी बार कटेगा 3 3 9 बचा 1 और 3 6 18 यानी 3.6 बार। ठीक है, इसकी 2 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7.2। ठीक है, वो भी किस में होगा, माइक्रो में। क्यों होगा माइक्रो में, क्योंकि जो हमने संधारित्र लिए थे, संधारित्र कैसा था हमारा माइक्रोफेराड, तो हमारा आंसर भी किस में होगा, माइक्रो कूलम में। ठीक है भाई, इसमें होगा माइक्रो कूलम में। तो हमारा आवेश कितना आ गया 7.2 माइक्रो कूलम। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट था, दूसरे पॉइंट में कहा था हमसे, देखिए जो दूसरा पॉइंट था यानी हमारा विभवांतर के साथ साथ हमने क्या निकाल लिया, आवेश भी। जो हमारा दूसरा पॉइंट था, दूसरे पॉइंट में कहा था बिंदु A और B के बीच में क्या निकालना है, विभवांतर। बिंदु A और B के बीच हमें विभवांतर निकालना है, कितना होगा। ठीक है, तो देखिए विभवांतर के लिए फॉर्मूला क्या आता है। अब हम विभवांतर निकाल लेंगे, हमें निकालना है बिंदु A व B के बीच विभवांतर। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम चित्र को इस प्रकार से मानेंगे, ये पॉइंट है हमारा B, ये पॉइंट है A। यानी हम देखेंगे इसकी इधर विभवांतर कितना है और इसके इधर वाले साइड में विभवांतर कितना है। ठीक है, ऊपर तो देखिए कोई वैद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही थी, तो हम इसमें वैद्युत धारा देखेंगे। वैद्युत धारा कितनी थी 1.2 एम्पियर, इस वाले में कितनी थी 1.2 एम्पियर। तो इसके कारण यदि यहाँ पर हम विभवांतर देखेंगे तो फॉर्मूला होगा V = I × R। ठीक है, इस वाले से में हमारा प्रतिरोध कितना का 3 ओम का, वैद्युत धारा कितनी थी 1.2। ठीक है, और ये कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 12 × 36 यानी
3.6 वोल्ट का। तो यहाँ पे आ गया हमारा विभवांतर इस वाले हिस्से में। ठीक है, अब इस वाले हिस्से में देखेंगे, इस वाले हिस्से में हमारा विभवांतर कितना होगा, V बराबर IR। आई कितना है 1.2 और इंटू जो हमारा प्रतिरोध है, प्रतिरोध इस वाले हिस्से में कितना है 6, ये जुड़ रहा है ना 6, क्योंकि ऊपर तो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, प्रतिरोध तो चाहिए। तो कितना हो जाएगा 12 6 72। यानी इस वाले हिस्से में हमारा जो प्रतिरोध के साथ विभवांतर कितना आ गया, विभवांतर आ गया आपका 7.2। अब इनका अंतर कर दो भाई। ठीक है, अंतर कितना होगा 72, यानी 7.2 माइनस 3.6। तो इन्हें घटाने के बाद कितना आएगा 3.6। यानी ए और बी के बीच जो विभवांतर होगा, ए बी के बीच कितना होगा 3.6 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इसमें कहा है पोलराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश की जांच आप कैसे की जाएगी। यानी समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, कौन सा प्रकाश है, वो पोलराइड से कैसे जांच करेंगे। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है पोलराइड की सहायता से अध्रुवित, आंशिक रूप से ध्रुवित या पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए प्रकाश को पोलराइड से प्रवेश कराते हैं तथा निर्गत प्रकाश को आँख से देखते हुए पोलराइड को आपतित प्रकाश के परिधि तक घुमाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या है, यदि पोलराइड को एक पूरा चक्कर घुमाने में निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई अंतर नहीं आता है तो आपतित प्रकाश अध्रुवित है। यानी आपने क्या करा, एक पोलराइड दिया, पोलराइड पर प्रकाश डाला और जो दूसरी तरफ से निकलेगा पोलराइड से तो उसे आप देखेंगे। यदि एक पूरा चक्कर घुमाने में उसकी तीव्रता में कोई प्रभाव नहीं आता है तो प्रकाश कैसा होगा, प्रकाश होगा आपका अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, अब लिखा है यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है परंतु किसी भी स्थिति में तीव्रता पूरी तरह है, ठीक है, तीव्रता शून्य नहीं होती है, तो आपतित प्रकाश कैसा होगा, आंशिक रूप से ध्रुवित। ये 3 पॉइंट हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब के तो इन्होंने पूछा अध्रुवित, यानी आपको बताना है समतल ध्रुवित क्या होगा। यदि इनमें से कोई और से पूछ लिया तो फिर वही वाला पॉइंट लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट जो आपसे पूछा था उसी का आंसर ये है तीसरा पॉइंट। इसमें लिखा है यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है तथा पोलराइड के एक चक्कर में 2 बार तीव्रता अधिकतम तथा 2 बार शून्य हो जाती है तो आपतित प्रकाश कैसा होगा, पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। यही हमसे पूछा था। यानी इसमें क्या करा, पोलराइड में प्रकाश डालना। ठीक है, देखिए पोलराइड किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है पोलराइड, ये फिल्म के जैसा होता है। ठीक है, इस पर क्या करते हैं, इस पर अक्ष होती है इस तरीके से, इसकी जो सारी अक्ष है एक ही अक्ष बनाती है। यदि इस पर हम प्रकाश डाल लें, प्रकाश डालने पे एक पूरा चक्कर घुमाने पे एक कैसा प्रकाश डालना हमने, इसे बोलते हैं हम अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, यदि एक पूरा चक्कर घुमाने पे जो प्रकाश है, ठीक है, उसमें तीव्रता क्या हो रही है, 2 बार लिखा, 2 बार शून्य और 2 बार अधिकतम। ठीक है, तो इधर से निकलेगा निर्गत प्रकाश। इस निर्गत प्रकाश को हम देखेंगे, यदि तीव्रता 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम हो रही है तो इसका मतलब प्रकाश ऐसा है समतल ध्रुवित। यदि तीव्रता शून्य नहीं हो रही है, ठीक है, परंतु बदल रही है, कभी कम कभी ज़्यादा, तो कैसा होगा, आंशिक रूप से ध्रुवित। और यदि तीव्रता में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ठीक है, पूरा चक्कर घुमाने में ना ज़्यादा हो रही ना कम, ठीक है, ना पूरी तरह शून्य ना पूरी तरह कैसी हो रही है, कम, तो वो प्रकाश होगा अध्रुवित प्रकाश। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अथवा इसी का, इसमें कहा किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, इसकी विभेदन सीमा के लिए सूत्र भी लिखिए। तो देखिए जो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/विभेदन सीमा। ठीक है, 1/विभेदन सीमा। ठीक है, यह अनुक्रमानुपाती किसके होता है, D/लैम्बडा के। ठीक है, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद यहाँ पे एक नियतांक आता है, कितना आता है 1.22। ठीक है, तो दूरदर्शी की जो विभेदन क्षमता है आपका फॉर्मूला हो गया उसका D/1.22 लैम्बडा, और इसका मात्रा होता है रेडियन। इसमें क्या लिखा है, दूरदर्शी में दूर स्थित वस्तु से आने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को नहीं बदला जा सकता। यानी दूरदर्शी है, उसमें दूर से आने वाली जो वस्तु है उनसे जो प्रकाश आता है उनकी तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है। अतः विभेदन क्षमता को बढ़ाने के लिए, विभेदन सीमा को कम करने के लिए, यानी देखिए अभी विभेदन क्षमता बढ़ानी है तो इसका वैल्यू घटाना पड़ेगा क्योंकि बेस में है, और तरंगदैर्घ्य प्रकाश की नहीं बदलती, तो बचा क्या है, तो आप विभेदन सीमा घटा दो, या फिर आप ये होता है विदर्शक का द्वारा D,
ठीक है। अभिदर्शक लेंस जो होता है उसका द्वारक डी है, तो डी का वैल्यू बढ़ाओ या विभेदन सीमा घटाओ, क्योंकि तरंग दैर्ध्य नहीं बदलती। ठीक है, तो फिर लिखा है दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस का द्वारक यानी डी अर्थात द्वारक का व्यास बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, यानी द्वारक का व्यास क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इसके बाद इसी में हमसे पूछा था विभेदन सीमा जो होती है, विभेदन सीमा के लिए सूत्र लिखिए। तो जो विभेदन सीमा का सूत्र लिखना है तो क्या करेंगे इसके लिए भाई, ये जो विभेदन सीमा है ये ऊपर चली जाएगी और विभेदन क्षमता नीचे आ जाएगी। तो ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर तो है D/1.22 लैम्बडा, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, क्या आ जाएगा 1.22 लैम्बडा अपॉन डी। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला दूरदर्शी की विभेदन सीमा का फॉर्मूला था 1.22 लैम्बडा अपॉन डी, और मात्रा क्या होगा, रेडियन इनवर्स। ठीक है, मात्रा क्या होगा, रेडियन इनवर्स। इसके बाद देखते हैं, तो इसमें हमने 3 क्वेश्चन पूरे कवर कर लिए हैं। ठीक है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो इन क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हमने इसमें 3 क्वेश्चन कवर करे हैं। अगर जो हमारे लेक्चर होंगे हम पिछले लेक्चर की तरह ही जो दूसरा लेक्चर होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे बचेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से और क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 तक, वे हम अगले लेक्चर नंबर 3 में पूरी तरह कवर कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ ले। थैंक यू वेरी मच।